गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SUI ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 1 कर्मवीर नामक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इस कविता का सास्वर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या को समझाऊंगी। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं। सबसे पहले मैं आपको कर्मवीर नामक कविता का समान परिचय दे रही हूँ। कर्मवीर नामक कविता में उन कर्मवीर पुरुषों के बारे में बताया गया है जो कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होते हैं तथा किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता प्रदान करते हैं तथा सारे विघ्न व कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें इस कविता का पहला पैराग्राफ है, देखकर बाधा विभिन्न बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। बाधा का अर्थ है कठिनाई, विविध का अर्थ होता है बहुत प्रकार से, बहुविघ्न माने बहुत सी कठिनाई। भाग्य का अर्थ होता है जो भाग्य है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। पछताने का अर्थ होते हैं कि कभी भी उसके जो उनके भाग्य में होता है उसको देख करके कभी पछताते नहीं हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया कि देख कर बाधा विभिन्न, अर्थात जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वह अनेक प्रकार की बाधाओं को देखकर भी वह कभी भी घबराते नहीं हैं और ना ही वह भाग्य के भरोसे रहकर बैठते हैं। अर्थात वह ये नहीं सोचते कि मेरे भाग्य में जो भी कष्ट लिखा हुआ है, जो भी तकलीफें हैं, वह उसको भी देख करके कभी भी पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताते का अर्थ होता है उगना। तो वह कहते हैं कि कार्य कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, अर्थात कार्य जितना भी जटिल हो उसको देख करके वह उगते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने वो वीर कहलाते नहीं। जो व्यक्ति भीड़ में विमुख हो जाता है या भटक जाता है वो कहते हैं कि भीड़ में चंचल बने, अर्थात जो भीड़ में अपने आप को भूल जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं भीड़ में, तो वह वीर कहलाते नहीं है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और एक थोड़े से समय में उनके जो बुरे दिन थे उनके कर्म के द्वारा वह भी अच्छे हो गए। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इस पंक्ति का अर्थ है कि हर सब जगह और सब काल में, अर्थात हर स्थान में व हर एक काल में, हर समय में कहा जाता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वही फलते और फूलते हैं, अर्थात वही सक्सेस होते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोच कर कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। तो कवि कह रहा है कि जिसे करते हैं उसे आज ही, अर्थात जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वह जो कार्य ठान लेते हैं उसे आज ही करते हैं तथा वह जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में सोच लेते हैं कि मुझे यह कार्य सिद्ध करना है या इस कठिनाई को पार करके हमें आगे बढ़ना है, तो वो उस कार्य को करके ही दिखाते हैं, अर्थात जो उन्होंने सोचा वह कार्य उन्होंने पूर्ण किया। मानते जी की ही हैं, सुनते सदा सबकी कहीं। और जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वह सुनता तो सभी की है, परंतु सदैव वह अपने ही मन के द्वारा जो उसका निर्णय है उसी कार्य को करता है। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुख कभी तकते नहीं। कर्मवीर पुरुषों ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है इन पंक्तियों में कि जो व्यक्ति जगत में अपने आप, मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड होकर जो कार्य करता है वह कभी भी, कहते हैं कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। तो वह जब खुद ही अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं तो चाहे वह कठिन हो चाहे जैसा कार्य हो वह खुद ही कर लेते हैं, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और कर्मवीर व्यक्ति के लिए ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जिसे वो
वो सहजता से कर नहीं सकते, अर्थात वह प्रत्येक कार्य को अपने कर्म के माध्यम से सफल कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में यह पाठ जारी रखूंगी। आप इस वीडियो के माध्यम से इस कविता को समझेंगे। Hello students, have a pleasant morning to one and all. I really welcome you on this video lecture class. Student, I hope so that you are studying at your home and you are doing your best towards your studies because you have a lots of time for study. So in your poetry, in your literature section, we will study the first chapter. We will study the first chapter. So student, I am writing over here. Class A. The subject is English literature. And the name of your first chapter is chapter 1. That is the white elephant. The white elephant. The white elephant. This is the first chapter in your English literature book. So student, there is an elephant that is white in color, and today we will know something, today we will study something about this character. Let's read. In this story, there was a white elephant that suffered much for his mother. इस स्टोरी में एक वाइट एलिफेंट है जिसने अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है। He is very kind. यानी उसके जो तरीके थे वो बहुत ही काइंड थे, बहुत जनरस थे। Was he rewarded for his kindness? क्या उसको उसकी काइंडनेस का, उसको उसकी जो दयालुता उसने दिखाई है उसका रिवार्ड उसको मिलता है? और ही सफर, या वो कष्ट सहता है? Discover it in this story. So we will discover this thing through this story. We will come to know this thing through this story. So student, let's study the first para. Once upon a time, there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of majestic Himalaya. Once upon a time, एक बार की बात है, herd of 80,000. Herd means group of animals. 80,000 elephants का एक ग्रुप था बॉटम ऑफ मैजेस्टिक हिमालय, यानी मैजेस्टिक हिमालय मतलब जो आलीशान जो हिमालय का बॉटम था वहाँ पर वो सब रहते थे। Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul. उनका जो लीडर था वो कैसा था? Magnificent. Magnificent means he was also a magnificent, he was a different type, he was a generous. Generous means kind hearted. वो बहुत ही kind hearted था, बहुत ही दया थी उसमें. Rare white, and he was white in color. He greatly loved his mother. वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. Who had grown blind and feeble and could not look out for herself. बट वो कैसी थी? ग्रोन ब्लाइंड. वो ब्लाइंड थी, फीवर मीन्स कमजोर थी, वीक थी, एंड कुड नॉट लुक आउट फॉर हरसेल्फ, और कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने लिए, बिकॉज शी वाज ब्लाइंड. Each day this white elephant would go deep into the forest in search of food. यानी रोज वो जो white elephant था फूड की सर्च में, यानी भोजन को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में, जंगल में जाता था. He would look for the best of wild food to send to his mother. यानी बेस्ट फूड, अच्छे फ्रूट्स लेकर आता था अपनी मदर के लिए. फाइन. So student,
I think you have got this one. Today I will stop it because it's enough for you, and from the next class we will continue this chapter. Thank you and have a nice day to all you all. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। 8th क्लास के बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है इस क्लास में। तो इस क्लास में चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का अध्ययन करेंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसी संख्या में घात 2 करने पर प्राप्त परिणाम को वर्ग कहते हैं। जैसे 3 के घात में 2 या 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। तो ये दोनों संख्याएं 3 का वर्ग 9 है और 5 का वर्ग 25 है। तो आप वर्ग समझ गए किसको कहते हैं। तो आप अपने कॉपी में 1 to 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिख लें और इन्हें याद कर लें। वर्ग लिखें और याद करें। और याद करें। अब लिखेंगे कैसे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 into 1 equals to 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1। अब 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। तो इसी प्रकार से 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेंगे और लिख लेंगे अपने उसमें, और इनको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे जिससे ये याद भी हो जाएंगे। वर्ग 1 से 20 तक की संख्याओं के कौन कौन से होते हैं। तो अब आता है वर्ग, तो आपने जान लिया। अब इसके बाद आता है वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल में आइए देखिए, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर आपने किया था तो हुआ था 5 गुणा 5 बराबर 25। अब अगर हम 25 का वर्गमूल निकालना चाहें तो वर्गमूल का मतलब है रूट लगाएंगे और 25 लिखेंगे। इस संख्या को अगर हम घातांक रूप में लिखना चाहें तो ये होगा 25 के घात में 1/2, यानी अंडर रूट 25 का मान 25 के घात 1/2 या अंडर रूट 25 होता है। अगर हम अब इसका वर्गमूल हम 2 तरीके से निकालेंगे, घातांक विधि से और वर्गमूल विधि से। तो इसमें अगर हम कहते हैं 5 के घात में 2 के घात 1/2 तो बराबर 5 गुणा 5 के घात में 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट गया और बराबर 5। यानी 25 का वर्गमूल निकाला तो 5 आ गया और 5 का स्क्वायर किया था तो 25 आ गया था। तो आप समझ गए होंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की मुख्यतः 2 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि। तो आज इस क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 256। 256 इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसमें रूट लगा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि वर्गमूल निकालना है। तो 256 के अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दाईं तरफ में पेज में इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और 256 को यहाँ पर लिखेंगे।
अब इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए ये संख्या 100% 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से भाजित, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 हो गया। इकाई के स्थान पर 8 है, तो अभी भी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8, 64 आ गया। अभी भी ये 2 से विभाजित होगी, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, अभी भी संख्या ये 2 से विभाजित होगी तो 16 आ जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 2 से विभाजित करेंगे तो फिर 4 आ गया, फिर 2 से 2 और 2 से 1। तो इस प्रकार से हमको 256 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो बराबर फिर से ऐसे रूट लगाएंगे, और कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार 2 यहाँ लिख देंगे। 2 गुणा 2 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों को इस तरह लिख लिया। अब हमको करना ये है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाने रहते हैं। तो 2-2 के जोड़े, पहला जोड़ा तो एक ये हो गया, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, 4 जोड़े बन गए। अब प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकाल देते हैं। तो बराबर इस वाले का हो गया 2 गुणा इसका भी 2, इस जोड़े का भी 2 और इस जोड़े का भी 2। अब सभी संख्याओं का गुणा करके लिख दें। तो हो गया बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी हमको 256 का वर्गमूल मिल गया। वो कितना हो गया, 216 हो गया। केवल 256 का वर्गमूल 16 हो गया। इसी प्रकार से कोई दूसरी संख्या भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 729 ले लें। अगली संख्या होगी 729, या कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। 1024 ले लें, या मान लिया 1024। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हमें रूट लगाना होगा। रूट लगा दिया, इससे हमको ये पता चल गया कि हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ 1024। इसमें भी इकाई के स्थान पर सम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब 2 से ये फिर से विभाजित हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 256 आ गया। अब 256 के अभी आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे, 8 बार 2 आया था। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 से तो 16 आ गया, फिर 2 से 8 आ गया, 2 से 4 आ गया, और फिर 2 से 2 आ गया और 2 से 1 आ गया। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर फिर से रूट लगाएंगे और सभी अभाज्य गुणनखंडों को अंडर रूट के नीचे लिख देंगे। तो इस बार शायद 10 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 2 गुणा 2 10 बार लिख देंगे ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब फिर से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकालना है। तो बराबर हो गया 2 गुणा इस वाले जोड़े से भी 2, इस वाले जोड़े से भी 2 और इससे भी 2 और इससे भी 5। 2-2 के 5 जोड़े हैं तो 5 2 आके इधर मिल गए। अब सबको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो बराबर ये हो गया 32, यानी 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल भी आपने ज्ञात करना सीख लिया। तो अब कभी कभी इस दिन में ये भी आएगा कि
बहुत बड़ी संख्याएं होंगी तब भी, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जाए तब भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। A very good morning, students. Myself Karti Avre, Geography teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 भूगोल पाठ 1 संसाधनों के विभिन्न प्रकार को समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। सभी प्राकृतिक तत्व, जो कि सभी प्राकृतिक तत्व जैसे जल, वायु, हवा, प्रकाश, ये सभी क्या है, पृथ्वी का एक भाग है, प्रकृति का एक भाग है। सभी प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति का एक, पृथ्वी का एक भाग है और जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं तथा हमें आराम देते हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है, परंतु वह अपनी योग्यता और बल के आधार पर अन्य संसाधनों को विकसित करता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ संसाधन है। मनुष्य की आवश्यकताएं सब जगह एक जैसी नहीं रहती हैं। समाज की प्रगति के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत जटिल होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसपास के संसाधनों के अलावा संसार में पाए जाने वाले संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो मनुष्यों के द्वारा बांटे नहीं जा सकते और जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के मूल्य को नहीं देना पड़ता। उदाहरण के लिए हवा, पर्यावरण, नदी, जंगली जानवर, जीव जंतु, पौधे, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मनुष्य की गतिविधियों, कार्यों, विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं और इन सब के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। जैसे सड़क, इमारत, पुल, भवन, ये सब हमारे क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। अब हम बच्चों बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों को 3 आधार पर बांटा जा सकता है, मूल आरंभ के आधार पर, नवीनीकरण के आधार पर, विकास के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल आरंभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। मूल आरंभ के आधार पर 2 होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होते हैं बच्चों? जैविक का अर्थ है जीवन से संबंधित तत्व, जैसे फफूंदी, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, सभी जीवित पदार्थ जिनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है अगर उन्हें सही प्रकार की परिस्थितियां मिल जाएं। तो ये सभी हमारे क्या है, नवीनीकरणीय संसाधन है। नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका दोबारा नवीनीकरण किया जा सकता है, जिन्हें दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। अजैविक संसाधन प्रकृति के सभी निर्जीव तत्व जिन पर जीवित तत्व निर्भर रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अजैविक संसाधन। सभी निर्जीव तत्व पौधों की संख्या व किस्मों को प्रभावित करते हैं जिनको कि वातावरण में उगाया जाता है। तो बच्चों मूल आरंभ के आधार पर कौन से संसाधन हुए? जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अब हम बात करते हैं नवीनीकरण के आधार पर। नवीनीकरण के आधार पर भी हम संसाधनों को 2 भागों में बांटते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं नवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों? वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं,
नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवा का प्रकाश, जल, वायु, तो ये सभी संसाधनों को हम प्राकृतिक रूप से क्या कर सकते हैं, दोबारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा लगातार उपयोग होने के बावजूद भी इनको दोबारा इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको एक ही बार बनाने में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, दोबारा हम उसका नवीनीकरण नहीं कर सकते। जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, खाना बनाने के लिए ईंधन, इन सब का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, नवीनीकरण के आधार पर कौन से संसाधन हुए? नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। अब बच्चों हम बात करेंगे विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, संभवतः या समर्थ संसाधन और वास्तविक संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं संभवतः या समर्थ संसाधन। तो संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है और जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में या आने वाले समय में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान या गुजरात में पाई जाने वाली सौर ऊर्जा, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, जिसका वर्तमान में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में इनका इस्तेमाल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं बच्चों? जिनकी मात्रा निश्चित हो चुकी है और जिनका प्रेजेंट के टाइम वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और भंडार के लिए उनके उपयोग को सुनिश्चित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं बच्चों, जब संभावित संसाधनों की मात्रा ज्ञात हो जाती है और उनका उपयोग होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो वो संसाधन क्या बन जाते हैं बच्चों? वास्तविक संसाधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में पाया जाने वाला तेल, दक्षिण के पठार, महाराष्ट्र की काली मिट्टी, ये सब हमारे क्या है? वास्तविक संसाधन है। और बच्चों कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, वायु, ये हर जगह आपको मिलेगी, तो ये हमारा क्या हो गया? सर्वव्यापक संसाधन हो गया। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। रिलेटेड टू द एरिया, मतलब उसी क्षेत्र से, उसी स्थान से संबंधित होते हैं। जैसे कि कोयला, ये हमारा क्या है? स्थानिक संसाधन है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों इस क्लास में, साइंस क्लास में चैप्टर 1 सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है, ये इतने छोटे होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 शैवाल, नंबर 3 कवक, नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 वायरस। सूक्ष्म जीवों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो हानिकारक होते हैं। हानिकारक का मतलब है जंतुओं या मनुष्यों या वनस्पतियों में बहुत सारे रोग भी उत्पन्न करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का वास स्थान,
सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में, भोजन में, सब्जियों में, फलों में, सभी जगह ये पाए जाते हैं। तो वास स्थान भी हो गया। अब बैक्टीरिया के जीवित रहने का सिस्टम यानी प्राप्त स्थान के अनुसार बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए सामान्य से अधिक तापक्रम में भी, कम तापक्रम में भी और अधिक तापक्रम में यानी न्यूनतम और उच्चतम तापमान में भी ये जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही हो या न प्राप्त हो रही हो, उनमें भी वहाँ पर भी वो जीवित रह सकते हैं। तो बैक्टीरिया के प्रकार, अब बैक्टीरिया के प्रकार, बैक्टीरिया लगभग कितने प्रकार के होते हैं? तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोकाई। बैक्टीरिया के प्रकारों में पहला नंबर है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया गोलाकार, छोटे एवं अचल होते हैं, यानी ज़्यादा ये इधर से उधर नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि किसी माध्यम से यानी वायु द्वारा या जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाएं, वो एक अलग बात है, बशर्ते वो अपने आप बहुत कम चलते हैं इधर से उधर। इसी प्रकार से दूसरी प्रजाति है बैक्टीरिया की वैसिलाई। वैसिलाई छड़ के आकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है वैसिलाई। नंबर 3 है स्पाइरली। स्पाइरली बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं, यानी छड़ के आकार के, तो सर पतले से होते हैं, थ्रेड लाइक। और नंबर 5 है विब्रियो। विब्रियो जो होते हैं वो पूर्णतया अपूर्ण, छोटे एवं कोमा के आकार के होते हैं। संरचना, बैक्टीरिया की संरचना में बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होती है जो बैक्टीरिया कोशिका की प्लाज्मा को घेरे रहती है। अब जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की वो काफ़ी हार्ड होती है, कठोर होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया अधिक तापक्रम में भी रह सकता है। तो इनमें कोई केंद्रक नहीं होता है तथा सामान्य कोशिकांगों की कमी होती है। अब सामान्य कोशिकांगों में क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिकाएँ हैं और गाल्जी बॉडी है, ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म केवल इसमें होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे ये संतति का उत्पादन कर सकते हैं, यानी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये संरचना भी हो गई। और पोषण, पोषण में बैक्टीरिया पोषण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी एवं परपोषी। तो स्वपोषी पर बैक्टीरिया, केवल कुछ बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, जिनमें पर्णहरिम या हरे रंग का पिगमेंट होता है, जैसे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जिन बैक्टीरिया में हरे रंग का ये पर्णहरिम पाया जाता है वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। नंबर 2 परपोषी, वे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और किसी होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको परपोषी कहते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के प्रकार भी हो गए, पोषण भी हो गया। और बैक्टीरिया में प्रजनन, बैक्टीरिया में प्रजनन भी सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में टूट जाना। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बीच में 2 भागों में एक छोटी सी थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर्स बनती है और वो धीरे धीरे 2 बैक्टीरिया में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया का आपने अध्ययन कर लिया। अब बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
Good morning, student. This is computer class, chapter number 1st, computer processor for class 8th. बच्चों आज हम लोग क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे. प्रोसेसर से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीपीयू क्या होता है. ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू में मेन कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पार्ट जो होता है, जहां आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा एक ब्लैक कलर का आपका एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं. ठीक है, तो मेन प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर की कहाँ होती है, वो सीपीयू में होती है. और आज हम लोग इस सीपीयू के बारे में ही पूरा पढ़ना है. सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं. फर्स्ट इज एएलयू, जिसे कि हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. एमयू, इसका पूरा नाम है मेमोरी यूनिट. और सीयू मीन्स हुआ कंट्रोल यूनिट. इनके बारे में डिटेल से हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अभी आता है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होता है. कंप्यूटर प्रोसेसर का मीन्स आप एकदम शाब्दिक इसका समझ लीजिए. प्रोसेसर का प्रोसेस मीन्स होता है जो काम कर रहा है कोई. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर कहलाता है. ठीक है, तो प्रोसेसर का मतलब क्लियर हो गया. यहाँ पर हमारा प्रोसेसर क्या चीज़ है, सीपीयू जो है वो आपका प्रोसेसर कहलाता है. जो भी हमने कहा कि यही आपका जो है कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सीपीयू के द्वारा हो रही है. तो यानी कि हम लोग सीपीयू को क्या कह सकते हैं, सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा है वो सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है. अब आपकी बारी आती है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. अब आता है कि प्रोसेसर क्या होता है. प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सॉरी. तो माइक्रो प्रोसेसर में 2 चीजें. पहला आपका एक वर्ड है माइक्रो. माइक्रो का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही छोटा. ठीक है, प्रोसेसर को मैंने यही बताया आपको कि जो प्रोसेस करने वाला है, यानी कि तो अगर इस तरह से देखा जाए तो छोटा सा सीपीयू. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक पहले जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनते थे वो बहुत बड़े होते थे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका फिर ट्रांजिस्टर लगा, फिर इस तरह से आपके जो है कंप्यूटर का जो साइज जो छोटा हुआ है वो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही छोटा हुआ. तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी चिप होती है. ये क्या होती है, एक ये आईसी होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटेड चिप. ये माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है आपका, ये एक आपकी एक आईसी होती है जिसमें करीब 50 या 60 पिन्स होती हैं. ठीक है, जितना भी कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी उसके कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, यानी कि सीपीयू के जो 3 पार्ट होते हैं, एएलयू है, सीयू है, एमयू है. एमयू के अलावा एएलयू और सीयू और जितने भी उसके जो पार्ट होते हैं वो सारे के सारे एक आईसी में बिल्ड होते हैं. आईसी में ही आपके बने हुए होते हैं. तो इसलिए हम लोग इसको एक ही, जितने बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट है वो आपको एक आईसी में ही कंबाइन करके रख दिए गए हैं. तो इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज होती है. उसका रीजन भी यही होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा सर्किट है और आपने उसको अलग अलग उसके वायर्स फैले हुए, तो जब ज़्यादा वायर्स, लंबे लंबे अगर वायर्स है तो सीधी सी बात क्या होगी कि डेटा जो आपका उसमें जो फ्लो हो रहा है वो टाइम ज़्यादा लेगा, स्पीड जो है उसकी स्लो हो जाएगी. माइक्रो प्रोसेसर में आपकी ये इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर की एक ऐसे आईसी होती है. ये इनकी बहुत सारी यहाँ पे पिन्स होती हैं. ठीक है, ये तो जो पूरा जो आपका जो सर्किट है वो इस छोटी सी चिप में है. तो सीधी सी बात है, सारे आपके जितने भी उसके पार्ट है वो हैं पास है. डेटा कम्युनिकेशन के लिए आपका जो भी जब सारे कंपोनेंट जब पास है तो डेटा जो है वो कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसकी स्पीड इसीलिए जो है वो आपकी फास्ट होती है, क्योंकि उसमें डेटा का संचरण जो है वो तेज गति से होता है. अब उसके बाद अब आपका आता है कि माइक्रो प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं. जनरली माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक आपका हो गया सिंगल प्रोसेसर और एक हो गया मल्टी प्रोसेसर. सिंगल प्रोसेसर और एक आपका हो गया मल्टी प्रोसेसर.
सिंगल प्रोसेसर का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर है, वो कहलाएगा आपका सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेसर जिनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, वो आपका मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। सीधी सी बात है, जिसमें एक प्रोसेसर है उसकी स्पीड तेज तो है, पर इन कंपैरिजन मल्टी प्रोसेसर आप जो है उसकी स्पीड स्लो होगी, और मल्टी प्रोसेसर जिसमें लगा है उन कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो बहुत तेज होगी। तो बच्चों आज अभी इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसेसर की वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।